हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स इन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रॉम यूनिक लाइफ साइंसेज। और इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट टिश्यू कल्चर की रिक्वायरमेंट्स के बारे में। हम इससे पहले इसके वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है, उसकी हिस्ट्री के बारे में देख चुके हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चर में अलग अलग डेवलपमेंट कब कब हुए और कौन कौन से साइंटिस्ट का इनमें रोल था। तो अब हम देखेंगे कि जो प्लांट टिश्यू कल्चर जब हम स्टार्ट करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और किस प्रकार से ये कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले तो हम एक बार इसका देख लेते हैं इंट्रोडक्शन की प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या किया जाता है, ओवरव्यू देखते हैं। देखिए, प्लांट टिश्यू कल्चर में कोई भी प्लांट का हम जैसे कोई भी टिश्यू ले लेते हैं, लीफ ले लिया मान लीजिए, और कोई भी टिश्यू ले सकते हैं प्लांट का, और वो टिश्यू के हम छोटे फ्रेगमेंट करके उसको एक कल्चर मीडियम में ग्रो करवाते हैं। और कल्चर मीडियम में जब ग्रो करवाते हैं तो उस कल्चर मीडियम में क्या हो जाता है, छोटे छोटे प्लांट्स बनने लगते हैं, और इन प्लांट्स को फिर हम बाद में फील्ड में अगर ग्रो करवा देते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको ही हम क्या बोलते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर। अब इस प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए अलग अलग प्रकार के मेथड और अलग अलग प्रकार की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वो देखते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बेसिक रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पर पॉइंट्स लगाते हैं कि कौन कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। तो सबसे पहले जैसे भी हमें प्लांट टिश्यू कल्चर करना है तो उसका हमें प्लांट मटेरियल की आवश्यकता है, और दूसरा है हमें जो इक्विपमेंट एंड ग्लासवेयर्स, जो भी हमें पता है कई प्रकार के इसमें इक्विपमेंट्स जैसे पेट्री डिश हो गई, वेसल्स हो गई, सभी जो ग्लासवेयर्स होते हैं वो सभी यूज़ में आते हैं। थर्ड है एसेप्टिक कंडीशन कैसी होनी चाहिए, एसेप्टिक, यानी वहाँ पर कोई भी बैक्टीरिया माइक्रोब नहीं रहना चाहिए। यदि बैक्टीरिया या माइक्रोब रहा तो वो खुद कल्चर करने लग जाएंगे और अपना प्लांट टिश्यू कल्चर नहीं होगा। फिर वॉशिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी, ऐसी सारी फैसिलिटी रहनी चाहिए जहाँ पर हम वॉश कर सकें और स्टोर कर सकें। मीडिया प्रिपरेशन रूम, कि जब हम कल्चर मीडिया का निर्माण करते हैं तो वहाँ एक विशेष एसेप्टिक कंडीशन में करते हैं, वो भी वहाँ पर होना चाहिए। स्टरलाइजेशन रूम, स्टरलाइजेशन करने के लिए अलग अलग मेथड यूज में लेते हैं, क्योंकि अगर बिना स्टरलाइजेशन के यदि हम यूज किया तो क्या होगा, स्टरलाइजेशन के बिना यदि यूज करेंगे तो वहाँ पर जो बैक्टीरिया और जो फंजाई के स्पोर है वो खुद ग्रो करने लग जाएंगे। न्यूट्रिएंट मीडियम की आवश्यकता होगी हमें। ट्रांसफ़र रूम के हम अलग अलग टाइम पर अलग अलग मीडियम में ट्रांसफ़र करेंगे। कल्चर रूम और दी इंक्यूबेटर्स, अलग अलग टेम्परेचर पर हम इंक्यूबेट करते हैं, वो चाहिए होंगे। प्रॉपर एंड ऑप्टिमम एरेशन, और जहाँ पर भी हम कल्चर करें वहाँ पर प्रॉपर एरेशन होना चाहिए कि वातानुकूलित होना चाहिए। वेल इक्विप्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ रिकॉर्डिंग एरिया, हम जहाँ पर अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सकें और देख सकें कि अपना प्लांट ग्रो हो रहा है या नहीं, और रिकॉर्ड कर सके कि अपना प्लांट किस प्रकार से कितना ग्रो हुआ। तो ये होती है इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट। अब इनको वन बाय वन देखते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले हम प्लांट मटेरियल की बात करें तो प्लांट मटेरियल में देखिए क्या होता है कि प्लांट मटेरियल कौन सा लेना चाहिए। दी प्लांट मटेरियल शुड बी डिजीज फ्री एंड शुड नॉट बी टू ओल्ड। तो कभी भी जो प्लांट मटेरियल लें वो कैसा होना चाहिए, डिजीज फ्री, उसमें कोई भी डिजीज पहले से नहीं होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा पुराना प्लांट भी नहीं लेते हैं। आल्सो द पार्टिकुलर स्पीसीज वेराइटी जीनोटाइप विच आर यूज्ड शुड बी द राइट वन। जो भी हम स्पीसीज लेना चाहते हैं वो जो हम लेना चाहते हैं वही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लेना और कुछ चाह रहे थे और हमने कल्चर और कुछ कर लिया। फिर दूसरा, दी जनरली इन विट्रो germinated seedling are frequently chosen as seed is often also much more readily sterilized than softer plant tissues। तो देखिए यहाँ पर हम ज़्यादातर क्या लेते हैं, जर्मिनेटेड सीडलिंग्स को ज़्यादा चूज करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए। When plants are healthy and at the desired stage for use, it is often the case that only a specific part of these plants will give the best explants। तो यहाँ पर देखिए जो अलग अलग, ऐसे तो क्या होता है अलग अलग स्पीसीज मैटर करता है, लेकिन ज़्यादातर हम यहाँ पर ए पर्टिकुलर इंटरनोड यूज करते हैं या यंगेस्ट फुली एक्सप्लांट लीफ लेते हैं। तो लीफ लेते हैं या हम इंटरनोड ज़्यादातर यूज़ में लेते हैं एज ए प्लांट टिश्यू कल्चर, क्योंकि इनमें क्या पाए जाते हैं हमें पता है, लीफ में और जो इंटरनोड होते हैं वहाँ पर मेरिस्मेटिक टिश्यू पाए जाते हैं जो लगातार डिवीजन करते हैं। इसके बाद में हम बात करें, दूसरा है इक्विपमेंट एंड ग्लासवेयर्स की कौन कौन से इक्विपमेंट्स हमें चाहिए होते हैं। इक्विपमेंट्स की बात करें तो इंक्यूबेटिंग चैम्बर और लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट विद यूवी लाइट फिटिंग और एसेप्टिक ट्रांसफर। तो हमें देखिए
जब भी हम कल्चर प्रैक्टिस करते हैं तो एसेप्टिक कंडीशन में करते हैं। उसके लिए हमें लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट की आवश्यकता है, जो जिसमें यूवी लाइट ज़रूर होनी चाहिए। फिर दूसरा, इंक्यूबेटर विद टेम्परेचर कंट्रोल, जहाँ पर हम इंक्यूबेट कर सके अलग अलग टेम्परेचर पर। जनरली टेम्परेचर रिकमेंडेड फॉर मोस्ट टिश्यू कल्चर स्टडीज इज 36 डिग्री। तो ज़्यादातर तो 36 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही हम क्या करते हैं, कल्चर करते हैं। ऑटोक्लेव फॉर स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन के लिए ऑटोक्लेव आवश्यकता है, जहाँ पर हम ग्लास और अपने मीडिया को स्टरलाइज कर सकें। फिर रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीजर्स फॉर स्टोरेज ऑफ रिएजेंट, टिश्यू, कल्चर स्टॉक, सॉल्यूशन एंड केमिकल्स। बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिनको हम रूम टेम्परेचर पर स्टोर नहीं कर सकते, रेफ्रिजरेटर पर या फ्रीजर्स में उनको स्टोर करना होता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखें हम हॉट एयर ऑन। हॉट एयर ऑन हमें आवश्यक है जब स्टरलाइजेशन करते हैं ग्लासवेयर्स का। इसके बाद में माइक्रोस्कोप्स, माइक्रोस्कोप की ज़रूर हमें आवश्यकता है कि हम कोई सेल आइसोलेशन करें, क्योंकि छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हम यूज़ में लेते हैं, तो हमें वहाँ पर माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। पीएच मीटर, हम जिससे पीएच मालूम कर सकें जो अपना कल्चर मीडियम उसका पीएच कितना है। ए स्प्रिट बर्नर, अब स्प्रिट बर्नर हमेशा जो भी हम जैसे कोई भी ग्लासवेयर या कोई टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं तो उसको हमें गर्म करके के काम में लेते हैं, जिससे हम उसको स्टरलाइज कर सकें। वॉशिंग ऑफ इक्विपमेंट्स, वॉशिंग के लिए जो इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होती है वो सारे इक्विपमेंट्स हमें आवश्यकता है, जैसे वॉशिंग फैसिलिटीज़ फॉर ग्लासवेयर। जितने भी हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हैं उनको वॉश करने के लिए हमें वहाँ पर वॉशिंग फैसिलिटी ज़रूर होनी चाहिए। वाटर प्यूरीफायर, अब हम यहाँ पर जो वाटर काम में लेंगे वो बिल्कुल प्योर वाटर लेंगे। प्योर वाटर इज रिक्वायर्ड एट द मोस्ट प्लांट टिश्यू कल्चर स्टडी, तो हमें वाटर प्यूरीफायर की आवश्यकता होगी। सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूज की आवश्यकता जरूर रहती है टू इंक्रीज दी कंसंट्रेशन ऑफ सेल सस्पेंशन कल्चर। जब सेल सस्पेंशन कल्चर बनाते हैं तो उनकी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पर देखिए फिर और कौन से हैं, सेकर्स, तो सेकर की आवश्यकता होती है टू मेंटेन सेल सस्पेंशन कल्चर। जो सेल सस्पेंशन कल्चर बनाते हैं उसमें जो सेल्स हैं वो सारे कल्चर मीडियम में एक समान रहे, उसके लिए हम सेकर पर रखते हैं उनको। बैलेंस टू वे वेरियस न्यूट्रिएंट टू प्रिपरेशन ऑफ द मीडियम, मीडियम बनाने के लिए हम जो भी उसको में कल्चर मीडियम में जितने भी हम इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स यूज करते हैं उनको हम तोलकर हम यहाँ पर ऐड करते हैं, इसलिए हमें बैलेंस की आवश्यकता होगी। सेल्स बिल्ड फ्रॉम रिजिड वायर मेश और allow maximum air movement and minimum shading should be used in culture room। यहाँ पर हम अपने जो कल्चर मीडियम्स को रखेंगे या हमने प्लांट कल्चर कर रहे हैं वहाँ पर सेल्स प्रेजेंट होनी चाहिए। सीजर, स्केल्पल्स, फोर्सेप्स फॉर एक्सप्लांट प्रिपरेशन फॉर एक्सरसाइज एज इज प्लांट पार्ट एंड देयर ट्रांसफर, हमें जो कैंची वगैरह ये जो नॉर्मल आवश्यकताएं हैं। कल्चर वेसल्स की बात करें, कल्चर वेसल्स की हमें आवश्यकता होगी। ग्लासवेयर्स आ गए, इसमें मिसलेनियस जैसे नॉन अबॉर्टेंट कॉटन प्लग वगैरह की आवश्यकता होगी। जब भी हम कोई भी जैसे कोई टेस्ट ट्यूब को हम ऊपर से कवर करेंगे तो कॉटन प्लग की आवश्यकता होगी, आदि इसमें चीज़ों की आवश्यकता होगी। माइक्रोवेव की बात करें तो माइक्रोवेव की यहाँ पर आवश्यकता होगी हमें। और देखते हैं क्या है नेक्स्ट है एसेप्टिक कंडीशन। देखिए ये तो हमारे पास रिक्वायरमेंट होगी इक्विपमेंट्स की, इसके बाद में एसेप्टिक कंडीशन जरूर होनी चाहिए। एसेप्टिक कंडीशन का मतलब है जहाँ पर ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर माइक्रोब उपस्थित ना हो, यानी बैक्टीरिया वायरस वगैरह वहाँ पर उपस्थित ना हो। यदि बैक्टीरिया वगैरह वहाँ पर हुए या फंजाई के स्पोर वहाँ पर प्रेजेंट हुए तो हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर करते समय वो खुद ग्रो करने लग जाएंगे और अपना प्लांट ग्रो होगा नहीं। तो एसेप्टिक कंडीशन प्राप्त करने के लिए अलग अलग केमिकल्स हम स्टरलाइजेशन के लिए यूज लेते हैं। द प्लांट मटेरियल्स, टिश्यूज, इक्विपमेंट्स, कल्चर मीडिया एंड द रूम शुड बी द फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होना चाहिए। Usually dry heat, wet heat, ultrafiltration and chemicals are used for the sterilization process। तो स्टरलाइजेशन प्रोसेस के लिए हम ड्राई हीट यूज़ में लेते हैं, वेट हीट यूज़ में लेते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और कुछ केमिकल्स हम इसमें यूज़ में लेते हैं। सरफेस स्टरलाइजेशन ऑफ प्लांट मटेरियल्स, जो भी प्लांट मटेरियल हम ले रहे हैं उनका सरफेस स्टरलाइजेशन करना जरूरी है, जैसे सीड, फ्रूट, स्टेम, लीफ बाय एजेंट्स लाइक। जैसे स्टरलाइजेशन के कौन कौन से एजेंट्स काम में लेते हैं, 9 to 10% कैल्शियम हाइपोक्लोराइड फॉर 5 to 30 मिनट, 5 से 30 मिनट तक के लिए कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का ट्रीटमेंट देते हैं।
2% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का ट्रीटमेंट देते हैं 5 से 30 मिनट तक। द मटेरियल्स नीड टू बी वॉश्ड थोरोली इन डबल डिस्टिल्ड वाटर। इसके बाद में ट्रीटमेंट देने के बाद में डबल डिस्टिल्ड वाटर से वॉश किया जाता है। वाटर आफ्टर स्टरलाइजिंग इन दिस सॉल्यूशन 10-12% ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन फॉर 5 to 15 मिनट। इसके बाद में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ट्रीटमेंट दिया जाता है 5 से 15 मिनट का बाद। फिर इसके बाद में 1 to 2% ब्रोमीन वाटर फॉर 2 to 10 मिनट्स। यहाँ पर हम इसके बाद में 1 से 2% ब्रोमीन वाटर का ट्रीटमेंट देते हैं। फिर 1% सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीन वाटर इन मर्क्यूरी क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट और एंटीबायोटिक आदि हम यहाँ पर यूज करते हैं। इसके बाद में एब्सोल्यूट अल्कोहल यूज्ड फॉर हार्ट टिश्यू। जो टिश्यू रहते हैं हार्ट टिश्यू उनके लिए हम एब्सोल्यूट अल्कोहल यूज में लेते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखें जो स्टरलाइजेशन मेथड है ड्राई हीट मेथड। इसमें हम ड्राई हीट देते हैं जिसके लिए हम अलग अलग उपकरण काम में ले सकते, जैसे हॉट एयर ओवन यहाँ में हम काम लेते हैं ड्राई हीट मेथड के लिए। नेक्स्ट हम देखें स्टरलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट विद क्रोमिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड मिक्सचर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट सॉल्यूशन अल्कोहल इंक्यूबेटर और ऑटोक्लेव। तो ये स्टरलाइजेशन के लिए हम एसिड्स वगैरह से जो हार्ड एसिड होते हैं उनसे हम इनको स्टरलाइज करते हैं। वेट हीट मेथड, यहाँ पर वेट हीट मेथड इज यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर कल्चर मीडिया आदि के स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। जहाँ पर ऑटोक्लेव में हम क्या करते हैं स्टीम देते हैं और ऑटोक्लेव का ये नियम है कि 120 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 मिनट 15 LB प्रेशर फॉर 15 मिनट। तो नेक्स्ट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ लिक्विड मीडिया विच आर अनस्टेबल एट हाई टेम्परेचर। कुछ मीडियम ऐसे भी होते हैं जिनको टेम्परेचर देकर हम स्टरलाइज नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं उनको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं। इसके बाद में एंटीबायोटिक्स आर एडेड टू मीडियम टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हमने स्टरलाइजेशन तो कर दिया लेकिन बाद में हो सकता है कोई बैक्टीरिया वहाँ पर ग्रो कर जाए, इसके लिए हम क्या डालते हैं वहाँ पर एंटीबायोटिक्स, और जिसमें पोटेशियम बेंजाइल पेनिसिलिन स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट जेंटामाइसिन ये इसमें नॉर्मल यूज में लेते हैं। इसके बाद में केमिकल्स लाइक अल्कोहल आर यूज फॉर स्टरलाइजेशन फॉर वर्किंग एरिया एंड द इंस्ट्रूमेंट। केमिकल्स वगैरह यूज में लेते हैं, जैसे अल्कोहल इसमें ज़्यादातर हम यूज में लेते हैं। Crystallization of the environment is done by fumigation method. The incolution chamber in जनरली लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट इज वाइडली यूज दिस डेज। आजकल तो देखिए पहले तो एक खुले रूम में हम करते थे, तब तो क्या था फ्यूमिगेशन करना पड़ता था जिससे जो भी एनवायरनमेंट है वो हमारा एसेप्टिक हो जाए। लेकिन आजकल क्या यूज में लेते हैं हम यहाँ पर लेमिनार एयर फ्लो। तो लेमिनार एयर फ्लो में आपको पता है एसेप्टिक कंडीशन मौजूद होती है, सामने से हवा आती रहती है जिसके कारण हम यहाँ पर एसेप्टिक कंडीशन मिलती है। इसके बाद में बात करें वॉशिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी। इसके बाद हमारे पास वॉशिंग फैसिलिटी रहनी चाहिए, वो जहाँ पर हम स्टोर कर सके वो फैसिलिटी रहनी चाहिए। फ्रेश वाटर सप्लाई एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर फैसिलिटी शुड बी अवेलेबल। स्पेशल for distillation unit for the supply of distilled and double distilled water and deionized water should be available। ये सारे प्रकार के वाटर हमें चाहिए। वर्किंग टेबल सिंक और वॉश बेसिन ऑपरेटर्स इक्विपमेंट वॉशिंग शुड बी एसिड एंड अल्काइल रेजिस्टेंट। सफिशिएंट स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर लेसिंग हॉट एयर ओवन वॉशिंग मशीन एंड पिपेट वॉशर फॉर स्टोरेज ऑफ ड्राइड ग्लासवेयर सेपरेट डस्ट प्रूफ कपबोर्ड्स और कैबिनेट शुड बी प्रोवाइडेड। जब भी हमने वहाँ पर उनको वॉश करते हैं तो वॉश करने के बाद में हम उनको एक ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पर डस्ट ना हो। ऐसा नहीं कि हमने वॉश किया और उनको ऐसी जगह पर रख दिया वापस से वहाँ पर उनके ऊपर धूल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जमा हो गए। इसके बाद में देखें मीडिया प्रिपरेशन रूम। मीडिया प्रिपरेशन रूम कैसा होना चाहिए अपना, इट शुड बी स्पेशियस टू अकोमोडेट लैब वेयर कल्चर वेसल्स इक्विपमेंट केमिकल्स etc। जो भी हमारा मीडिया प्रिपरेशन रूम है उसमें सभी सामान उपस्थित रहने चाहिए, कल्चर वेसल्स उपस्थित रहनी चाहिए, केमिकल सारे। द प्रिपरेशन रूम शुड आल्सो बी वेल इक्विप्ड विद रेफ्रिजरेटर फ्रीजर सारे इसमें प्रेजेंट होने चाहिए फॉर स्टोरेज ऑफ मीडिया एंड स्टॉक सॉल्यूशन। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं स्टरलाइजेशन रूम। स्टरलाइजेशन रूम इन द टिश्यू कल्चर लैब इट इज डिजायरेबल टू हैव सेपरेट स्टरलाइजेशन room for sterilization of culture media glassware metallic equipment like scissors scalpel। generally sterilization is done in autoclave or
हॉट एयर ओवन। तो देखिए नॉर्मल हमें स्टरलाइजेशन अलग रूम होना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लैब में ऐसा होता नहीं है। वहाँ पर हॉट एयर ओवन और ऑटोक्लेव काम में लेते हैं हम स्टरलाइजेशन के लिए, जिनमें हम उनको जो भी इक्विपमेंट होते हैं हमारे उनको स्टरलाइज करते हैं। इसके बाद में बात करें न्यूट्रिएंट मीडियम्स की, तो न्यूट्रिएंट मीडियम बात करें तो न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या क्या आवश्यकता होनी चाहिए जो हम कल्चर मीडिया बनाते हैं। तो मीडिया इज कंपोज्ड ऑफ, सबसे पहले उसमें इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, विच इट इंक्लूड्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, जिसमें मैक्रो और माइक्रो दोनों न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। मैक्रो में जैसे नाइट्रोजन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, जिंक, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, ये तो हो गए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक बोरोन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, ये हो गए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से, वाइटामिन लाइक वाइटामिन B1, B6, B3, B5 etc, एमाइनो एसिड लाइक L-आर्जिनिन, L-एस्पार्जिन, L-सिस्टीन, HCl, L-ग्लूटामिन etc, लाइक ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन, एब्सिसिक आदि, ये सारे हार्मोन भी वहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए। और कार्बन सोर्स में जैसे ग्लूकोज हो गए, माल्टोज, ये सारे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में प्रेजेंट होने चाहिए। और क्या होने चाहिए, अदर मीडिया सब्सटेंस लाइक प्रोटीन, हाइड्रोलाइजेज, यीस्ट एक्सट्रैक्ट्स, फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स, कोकोनट मिल्क, सॉलिडिफाइंग एजेंट लाइक एगार, एल्जिनेट, जिलेटिन, आयरन सोर्स, EDTA, एंटीबायोटिक्स, ये दूसरे सब्सटेंस है जो ज़्यादा जरूरी है। इनमें जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है एगार जरूर होना चाहिए कल्चर मीडिया में, जिससे हम उसको सॉलिड बना सकें। और कुछ हम एक्स्ट्रा जो नेचुरल एक्सट्रैक्ट डाले जाते हैं, जैसे ईस्ट एक्सट्रैक्ट हो गया, कोकोनट मिल्क भी बहुत ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है। pH of medium should be in the range of 5.6 to 6.0 बिफोर ऑटोक्लेविंग दी कल्चर मीडियम। तो कल्चर मीडियम को हम ऑटोक्लेव करें उससे पहले उसका pH कितना होना चाहिए, 5.6 से 6 तक इसका pH होना चाहिए। इसके बाद में ट्रांसफर रूम, इट इज़ प्रोवाइडेड विद द लेमिनार फ्लो हुड वेयर मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ कल्चर इनिशिएशन एंड सबसिक्वेंट सब कल्चर इज परफॉर्म्ड। कल्चर रीप्लांटेशन, ट्रांसफर ऑफ री इनिशिएशन इन क्लीन मीडिया, हार्वेस्टिंग ऑफ राइप कल्चर इज आल्सो परफॉर्म्ड इन दिस एरिया। तो ट्रांसफर रूम में हम जो भी हमें एक्सपेरिमेंट करें उनसे ट्रांसफर होना चाहिए और वो लेमिनार फ्लो से साथ अटैच रहना चाहिए, ऐसे समझ सकते हो आप। कल्चर रूम ऑफ इंक्यूबेटर्स, कल्चर रूम और इंक्यूबेटर्स कैसे होने चाहिए। कल्चर रूम आर इंक्यूबेटेड और सेल्स और incubators under specific condition of temperature, humidity and air circulation। जो भी कल्चर मीडियम है एरेशन प्रेजेंट होना चाहिए, लाइट अच्छी तरह से आनी चाहिए, वहाँ पर सब कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। इंक्यूबेशन चैम्बर और एरिया शुड हैव बोथ लाइट एंड टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइसेज मैनेज फॉर 24 आवर पीरियड। इसके बाद में जनरली हाई आउटपुट cool white fluorescent light is present for photo period duration, specific period for total darkness as well as higher intensity light with the temperature range of 25। देखिए आपको पता होना चाहिए प्लांट्स को जो किसकी आवश्यकता होती है ग्रो करने के लिए, लाइट की आवश्यकता होती है। तो लाइट की आवश्यकता होती है तो इसका मतलब हमें वहाँ पर लाइट, तो वहाँ पर नेचुरल लाइट तो प्रोवाइड नहीं करवा सकते, लेकिन जो फ्लोरोसेंस लाइट हम उसको वहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं। फिर इसके बाद में दो रूम्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन एट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी अप टू 70 to 75%। उस जो कल्चर रूम होता है उसका जो ह्यूमिडिटी है वो लगभग 70 से 75% होनी चाहिए। यूनिफॉर्म फर्स्ट फॉल आल सर्कुलेशन। इसके बाद में प्रॉपर एंड ऑप्टिमम एरेशन, और एरेशन वहाँ पर ज़रूर प्रेजेंट होना चाहिए कि जो भी हम कल्चर मीडियम कल्चर में प्रोसेस कर रहे हैं तो वहाँ पर जो वातानुकूलित एरिया होना चाहिए, जो सभी प्रकार की वहाँ पर जो जितने भी गैसेज बन रही है वो वहाँ से निकल सके और न्यू फ्रेश एयर वहाँ पर आ सके। और यहाँ पर ये भी होना चाहिए कि जो फ्रेश एयर आए वो कैसी होनी चाहिए, एसेप्टिक कंडीशन में होनी चाहिए। इसके बाद में लास्ट में है वेल इक्विप्ड और ऑब्जर्वेशन और रिकॉर्डिंग एरिया, कि जो हम जहाँ से हम देख सकते हैं कि अपना जो टिश्यू कल्चर हो रहा है या नहीं हो रहा, तो इंक्यूबेटर शुड बी रिकॉर्डेड, ऑल ऑब्जर्वेशन शुड बी डन इन एसेप्टिक एनवायरनमेंट। जो सारे रिकॉर्ड हम लेते हैं वो भी हम एसेप्टिक कंडीशन में ही करते हैं। फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन सेपरेट डस्ट फ्री स्पेस शुड बी मार्क्ड फॉर माइक्रोस्कोपिक वर्क। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए हम अलग डस्ट फ्री स्पेस में ये सारे कार्य करते हैं। तो ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है प्लांट
प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए, वो हमने देख ली कि क्या क्या होता है, कि जो भी हमें स्टरलाइजेशन के लिए अलग अलग मेथड देख ली, कौन कौन से उपकरण इसमें काम में लिए जाते हैं, कल्चर मीडिया में कौन कौन सी आवश्यकता होती है, वो हमने बेसिक मीडियम देख ली। अब इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि प्लांट टिश्यू कल्चर की कौन कौन सी मेथड है, किस प्रकार से प्लांट टिश्यू कल्चर किया जाता है और कैसे नई स्पीसीज या नई ब्रीड का निर्माण किया जाता है। तो आई होप ये जो लेक्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, आपको हेल्पफुल लगा होगा। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय।